हेलो स्टूडेंट, वेलकम। कल के वीडियो में मैं आपको ये 5 क्वेश्चन दे के गया था। उनमें से 3 क्वेश्चन ये थे अपने पास, इनके आंसर अपने को बताने थे। तो मैंने आपके लिए कहा था कि आपको करने ये क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में लिख के देने इनके आंसर। तो एक आध बच्चों ने तो बताए और ज़्यादा तो नहीं दे पाए आंसर, तो चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो चार्ज Q1 और Q2 दोनों का गुणा हो रहा है यहाँ पे, और दोनों का गुणा करने पर जो वैल्यू मिल रही है ना, वो वैल्यू 0 से छोटी है। अब आप ही बताओ, पहले तो ये सोचो 0 से बड़ा और 0 से छोटा मान किसमें आता है? तो 0 से छोटा नेगेटिव और 0 से बड़ा होता है पॉजिटिव होता है। तो सिंपल सी बात है। अब ये कंफर्म करो कि गुणा में दो संख्या है, गुणा कर रहा हूं, और गुणा करने के बाद उन दोनों संख्याओं का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में कब आएगा? जब एक संख्या पॉजिटिव होगी और एक संख्या नेगेटिव होगी, तब इन दोनों को गुणा करने से जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। और जब दोनों संख्या या तो पॉजिटिव या दोनों संख्या नेगेटिव हो, तो इन दोनों का गुणा करने पे हमेशा पॉजिटिव मान मिलता है अपने को। और यदि दोनों संख्या परिमाण में बराबर हो और एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, और दोनों को यदि जोड़ा जाए, उनका योग किया जाए, तो उनका योग हमेशा कितना आता है? 0 आता है। तो बस इनमें से देख करके अपने को यही बताना है कि कौन सा, मैंने कहा था बताओ ये सजातीय आवेश है विजातीय आवेश है, ये आपको सोचना था, इसमें से बताना था। तो इधर देखना, इन दोनों आवेशों को गुणा किया और गुणा करने से मान मिल रहा है 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव मिल रहा है। और नेगेटिव कब मिलता है? जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तब उन दोनों का गुणा नेगेटिव होता है। इसका मतलब Q1 और Q2 में से एक तो है धनात्मक और एक है ऋणात्मक, जिससे दोनों का गुणा करने से जो मान है वो माइनस में मिलेगा, और वो माइनस वाला मान 0 से छोटा होगा। इसी प्रकार अब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा किस में आता है? प्लस में आता है मान। और प्लस में मान कब मिलेंगे? या तो गुणा में जो दो संख्या है वो दोनों माइनस की हो या दोनों प्लस की हो। मेरे कहने का मतलब दोनों सजातीय होंगी। तो सिंपल सा इसका भी आंसर हो गया कि दोनों आवेशों को गुणा करने पर जो मान मिल रहा है वो 0 से बड़ा मिल रहा है। इसका मतलब दोनों सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। मेरे कहने का मतलब दोनों सजातीय है। तो इसका आंसर तो लिखना आपको विजातीय, कारण आपको देना है गुणा करने पर नेगेटिव मिल रहा है मान, इसका मतलब ये विजातीय है। विजातीय तो इनमें हो क्या रहा है? आकर्षण हो रहा है, बता दोगे। ये सजातीय है, 0 से बड़ा है इसलिए सजातीय है, और सजातीय में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। इन दो का आंसर। तीसरे का आंसर है ये Q1 + Q2 = 0 बोला मैंने। तो इसका मतलब क्या है? दो संख्या है, दो मानों को जोड़ने पर 0 कब मिलता है? तो सब जानते ही है कि दोनों के परिमाण तो बराबर होने चाहिए और चिन्ह अपोजिट होने चाहिए। इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव है, इनमें से कोई वो सेकंड वाला नेगेटिव है, और दोनों का परिमाण बराबर है, जिससे दोनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो इन तीनों का ये छोटे छोटे आंसर थे। क्वेश्चन अच्छे थे तीनों की तीनों, ये आपकी बुक के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन तीनों का आंसर इस प्रकार से देना है: विजातीय और आकर्षण, सजातीय प्रतिकर्षण, और ये दोनों विजातीय और समान परिमाण के हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और दिया था मैंने आपको, वो ये था कि एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को आकर्षित क्यों करती है? एक आवेशित वस्तु के द्वारा उदासीन वस्तु को आकर्षित क्यों किया जाता है, यह समझना है अपने को। तो ये जो मैंने कल प्रेरण विधि बताई है ना, उसी के आधार पर समझ सकते हैं। कैसे बेटा? आप ये घर पे प्रैक्टिकल किए होंगे या कर भी सकते हो। क्या आप अपने किसी भी पेन को लीजिए, कांच का हो, प्लास्टिक का हो, सूखे बालों से, कपड़ों से अच्छी तरह से रफ कीजिए, और फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाइए बेटा। वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े तो है उदासीन, उनके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आपने इस पेन को रगड़ा है, इसके पास चार्ज है। ये आवेशित वस्तु है और कागज के टुकड़े उदासीन है, और ये आवेशित वस्तु उन उदासीन कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है। क्यों करती है? समझो इसको।
ये लिखा था मैंने क्वेश्चन कि एक आवेशित एक उदासीन को क्यों अपनी ओर खींचती है, ये आपको समझाना है यहां पे। ठीक है, तो यहां देखना बेटा इसका कारण क्या है। जैसे ये आवेशित वस्तु है, इसके पास आवेश है धनावेश, और ये कोई उदासीन वस्तु है। ठीक है, नजदीक लेके गए आप लोग इसको, तो सिंपल सी बात है, नजदीक ले जाने से इसमें प्रेरण वाला मेथड लगेगा, इंडक्शन वाला। क्या? ये पॉजिटिव चार्ज इनमें से नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, चाहे वो ज्यादा खींचे कम खींचे कितना भी खींचे, लेकिन खींचेगा जरूर इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन दौड़े चले आएंगे, तो इधर का हिस्सा ऋणावेशित और इधर से चले गए, इसलिए इधर का हिस्सा धनावेशित हो जाएगा। ओके, अब आप ही बताना इस पदार्थ पर ये जो उदासीन पदार्थ है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको ये डाला था कि क्यों एक आवेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये आवेशित है, इसके पास धनावेश है, ये उदासीन है, ना धनावेश और ना ऋणावेश इसके पास, उदासीन है, दोनों चार्ज बराबर है, लेकिन ये इसको अपनी ओर खींच सकती है। क्यों? तो यहां बेटा दो बल लग रहे, देखना, इस ऋणावेश के ऊपर ये धनावेश आकर्षण का बल लगा रहा है, आकर्षण का बल लगा रहा है। ठीक है, और इस धनावेश पर यही धनावेश प्रतिकर्षण का बल लगा रहा है, प्रतिकर्षण का। तो मतलब ये आवेशित वस्तु है ना, ये आवेशित वस्तु ये इस उदासीन वस्तु को आकर्षित भी कर रही है और इसी उदासीन वस्तु को प्रतिकर्षित भी कर रही है, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस इस वस्तु के अंदर ही तो है, उदासीन वस्तु के अंदर ही। तो ये आवेशित वस्तु इस माइनस पे आकर्षण का बल लगा रही है, मैं कह सकता हूं इस पदार्थ पर आकर्षण का बल लगा रही है। ये आवेशित वस्तु इस प्लस पर प्रतिकर्षण का बल लगा रही है, मैं कह सकता हूं ये आवेशित वस्तु उदासीन को प्रतिकर्षित कर रही है। तो इस आवेशित वस्तु के द्वारा इस उदासीन को आकर्षित भी किया जा रहा है, प्रतिकर्षित भी किया जा रहा है। अब फाइनल रिजल्ट बताओ, आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण? तो सिंपल सी बात है बेटा, यहां दो बल काम कर रहे हैं। एक बल तो अट्रैक्शन वाला इधर, ठीक है, आकर्षण वाला इधर, एक कर रहा है रिफेल प्रतिकर्षण वाला इधर। अब आप जानते हो जब दो बल अपोजिट डायरेक्शन में हो तो कौन सा बल ज्यादा प्रभावशाली होता है? जिस बल का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा हो। ठीक है, अब वैसे तो मैं अब थोड़ी देर बाद में बताऊंगा ये वाला बल, ठीक है, लेकिन आप इतना सा तो थोड़ा कॉमन सेंस के आधार पर आप इसका जवाब दे सकते हो। वो क्या? दो चुंबक है, जानते हो, नजदीक है, तो उन दोनों चुंबकों में आकर्षण प्रतिकर्षण का बल ज्यादा होता है। ये प्रैक्टिकल तो किए होंगे बचपन में, आप कर भी सकते हो। और दो चुंबकों को ज्यादा दूर ले जाऊंगा तो उनके बीच का लगने वाला बल जो है वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहां दो चार्ज है, बीच की डिस्टेंस कम है तो बल की मात्रा ज्यादा होगी। कौन से वाले बल की? आकर्षण वाले बल की मात्रा ज्यादा होगी। और यहां ये इन दोनों चार्ज धनावेश के बीच का जो प्रतिकर्षण है वो ज्यादा दूर होने के कारण उसका मान कम होगा, प्रतिकर्षण बल का मान। तो यहां धनावेशों के बीच की दूरी ज्यादा, इसलिए प्रतिकर्षण बल का मान कम। यहां धनावेश और ऋणावेश के बीच की दूरी कम, अतः यहां आकर्षण बल का मान ज्यादा। तो बताओ आकर्षण और प्रतिकर्षण में से ज्यादा प्रभाव किसका होगा? आकर्षण का। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? इस उदासीन वस्तु को आना ही पड़ेगा किसके पास? आवेशित वस्तु के पास। तो इसीलिए हर आवेशित वस्तु हर उदासीन वस्तु को क्या कर सकती है? आकर्षित ही कर सकती है, प्रतिकर्षित नहीं कर सकती, याद रखो। ठीक है ना? वैसे बल दोनों लग रहे हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण, लेकिन अपन जानते प्रभाव किसका ज्यादा? आकर्षण का। तो फाइनल रिजल्ट में क्या लिखोगे? हर उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु आकर्षित करती है, न कि प्रतिकर्षित। ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है, तो कल वाले उस क्वेश्चन का जवाब ये। अगला क्वेश्चन मैंने इसी से रिलेटेड डाल दिया कि 5वें नंबर का क्वेश्चन मैंने डाला था। 5वें नंबर का क्वेश्चन था कि किसी पदार्थ पर आवेश है या नहीं है, इसकी पहचान आप लोग प्रतिकर्षण के द्वारा कर सकते हो, आकर्षण के द्वारा नहीं। बताओ क्यों? वैसे तो किसी पदार्थ पर आवेश का अनुमान लगाना, आवेश की सूचना देना, आवेश के दर्शन करने के लिए अपन विद्युतदर्शी का उपयोग कर रहे थे, कल समझाया था मैंने आप लोगों को। लेकिन किसी पदार्थ पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाने का एक अन्य तरीका भी है, वो है प्रतिकर्षण। आप प्रतिकर्षण की सहायता से बता सकते हो किसी पदार्थ पर आवेश है या नहीं है।
केवल प्रतिकर्षण की सहायता से। आकर्षण की सहायता से ये चीज आप कंफर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा आपने कहा कि सर ये वस्तु आवेशित है। क्या है? आवेशित। ठीक है, मैंने इसकी पहचान करने के लिए एक मेरे पास आवेशित छड़ है, वो लेके आया और ये छड़ इसको आकर्षित करने लगी, आकर्षित करने लगी। आपने कहा सर ये गोला है, धातु का गोला है, मैंने इसको आवेशित कर दिया, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो मैंने चेक करने का अपना तरीका काम में लिया। कैसे? मैंने मेरे पास एक ऑलरेडी आवेशित छड़ है, मैं आपने जो आवेशित गोला दिया है इस पर आवेश की पहचान करने के लिए कि इसके ऊपर आवेश है या नहीं है, वो जानकारी करने के लिए मैं छड़ को नजदीक लेके गया और ये इसको आकर्षित करने लग गई। मैंने तुरंत मना कर दिया कि तेरी वस्तु आवेशित नहीं है, क्योंकि मैं वहां डाउट में हूं। कारण ये कि हर आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को भी आकर्षित करती है, उदासीन वस्तु को भी आकर्षित करती है। तो यहां आकर्षण हो रहा है, इसका मतलब ये उदासीन भी तो हो सकता है, जरूरी है कि ये आवेशित ही हो। और वैसे हर आवेशित वस्तु आवेशित को भी आकर्षित करती है, उदासीन को भी आकर्षित करती है। तो अपन कंफर्म नहीं कर सकते कि जिसको आकर्षित किया जा रहा है वो सामने वाली वस्तु उदासीन है कि आवेशित है। क्यों? क्योंकि आकर्षण तो दोनों में होता है। लेकिन क्या? प्रतिकर्षण ही है जो केवल और केवल आवेशों में होता है, उदासीन और आवेशित में नहीं होता। यदि ये आवेशित है और यदि प्रतिकर्षण हो रहा है तो मैं तुरंत कह दूंगा हाँ बेटा आपके द्वारा लिया गया पदार्थ आवेशित है। लेकिन यदि आपके द्वारा दिए गए पदार्थ पर आकर्षण का बल लग रहा है तो मैं वहां कंफ्यूज हूं बेटा। क्यों? क्योंकि आकर्षण तो अभी समझाया मैंने, उदासीन को भी आकर्षित कर सकते अपन लोग आवेशित के द्वारा, और आवेशित तो होती है तो वहां अपन डाउट में रहते हैं। तो अगले क्वेश्चन का जवाब है कि हाँ, प्रतिकर्षण की सहायता से आप लोग किसी वस्तु के आवेशित होने की जानकारी कंफर्म कर सकते हो, बजाय आकर्षण के नहीं। ठीक है, तो आप लोग आकर्षण की क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आकर्षण तो उदासीन में भी होता है, आवेशित में भी होता है, लेकिन प्रतिकर्षण केवल और केवल आवेशित वस्तुओं में ही होता है। ठीक है, इसके अलावा वैसे और 2-3 उपकरणों के नाम है जो वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाते हैं। इलेक्ट्रोमीटर भी दे रखा है, और भी नाम दे रखा, आपके धारामापी भी दे रखा है, वो आगे की बातें हैं। लेकिन आप लोग ये जरूर ध्यान रखना, ये 2-3 बातें तरीके किसी पदार्थ पर आवेश ज्ञात करने के। तो बेटा ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए सोचने समझने के लिए मैंने दिए थे। कोई बात नहीं बेटा, जवाब नहीं दे पाए, गलत दे पाए, या आपने प्रयास भी नहीं किया, वो तो थोड़ा सा गलत होगा। यदि प्रयास नहीं किया, प्रयास तो करना चाहिए था आप लोगों का, लेकिन फिर भी डोंट वरी, आप इन 5 क्वेश्चनों को क्लियर करना जरूर। ठीक है बेटा, अब इससे आगे अपन लोग लेके चलते एक बहुत बड़ा टॉपिक जिसकी चर्चा मैं थोड़ी बहुत कल आपको बताया था, उसका नाम आपको जरूर बताया था। नाम है उसका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? इस कूलाम भाई साहब का नियम क्या दिया था कूलाम ने, किसके लिए नियम दिया? तो यहां यदि अपने को इतना सा ही नॉलेज लेना था कि आवेशों के मध्य बल लगता है, आकर्षण प्रतिकर्षण, बस दैट्स ऑल, तो ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन एक बात, एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। 2 आवेश आकर्षण लगाते हैं जब वो विजातीय होते हैं, 2 आवेश प्रतिकर्षण लगाते हैं जब वो सजातीय होते हैं। ओके, लेकिन वो बल लगा रहे आकर्षण प्रतिकर्षण का, और बल एक फिजिकल क्वांटिटीज है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है, और हर फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट जरूरी होता है, उसका मापन जरूरी होता है। तो जो बल लगा रहे हैं उस बल का मान कैसे ज्ञात करें, ये प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस साहब ने दिया? कूलाम भाई साहब ने दिया। ठीक है, तो कूलाम साहब ने इस 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए इस दुनिया को एक फॉर्मूला दान दे दिया। वो फॉर्मूला क्या था? तो याद रखना एक चीज, तो हमेशा आप जो भी फॉर्मूला बनाते हो उस फॉर्मूले में ये देखा जाता है कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज का आप लोग फॉर्मूला बना रहे हो, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैं बल का फॉर्मूला बना रहा हूं यहाँ पे, तो ये देखा जाता है ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, इसका मान किसके ऊपर निर्भर कर रहा है। तो कूलाम ने क्या देखा? कूलाम ने
न्यूटन सर का जो नियम था गुरुत्वाकर्षण का, उसकी हेल्प ली थोड़ी सी, क्योंकि न्यूटन सर ने जो नियम दिया, जो फॉर्मूला दिया, वो मैटर के एक गुण के लिए दिया। और मैटर का कौन सा गुण? क्योंकि यहां कूलाम ने नियम दिया, वो भी मैटर के गुण के लिए ही दिया, पदार्थ का एक गुण है उसके लिए दिया। न्यूटन ने जो गुण दिया वो भी पदार्थ के गुण के लिए दिया, लेकिन यहां उस पदार्थ का गुण न्यूटन ने अलग लिया था, यहां कूलाम जी ने जो पदार्थ का गुण है वो अलग लिया था। यहां कौन सा गुण है ध्यान में रखे और फॉर्मूला बनाया न्यूटन जी ने? द्रव्यमान को। और यहां किस गुण को ध्यान में रख के कूलाम साहब ने फॉर्मूला बनाया? आवेश को। लेकिन दोनों ही पदार्थ पे मिलते हैं अपने को, ये दोनों ही पदार्थ के गुण हैं। द्रव्यमान भी पदार्थ का गुण है, आवेश भी पदार्थ का गुण है। विकिरणों के पास ये चीजें नहीं पाई जाती, ये दोनों गुण नहीं पाई जाता, केवल और केवल पदार्थ पे पाया जाता है। ठीक है, न्यूटन जी ने कहा दो द्रव्यमानों के बीच में, दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, सब जानते हैं। एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान पे हमेशा आकर्षण का बल लगाता है। ठीक है, तो वो फोर्स दो बातों पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि उन्होंने देखा, न्यूटन ने ये चीज महसूस की कि गुरुत्वाकर्षण का जो बल है ये एक तो द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा था, द्रव्यमान का मान कम ज्यादा करने पर गुरुत्वाकर्षण का मान भी, गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी कम ज्यादा हो रहा था। तो किस प्रकार, अच्छा चलो निर्भर कर रहा था द्रव्यमान पे, लेकिन किस प्रकार से निर्भर कर रहा था? तो इन्होंने बताया कि जो बल है ये दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती रूप से निर्भर कर रहा था। यही चीज, ये वाली फीलिंग ही, न्यूटन साहब वाली फीलिंग ही इस कूलाम भाई साहब को महसूस हुई। कूलाम ने भी कहा कि हाँ जी, इन दो आवेशों के बीच में लगने वाला ये जो बल है, आकर्षण प्रतिकर्षण का बल, ये भी पदार्थ के इस गुण पे निर्भर करता है। नाम है उस पदार्थ के गुण का, नाम है आवेश। मतलब इन्होंने भी कहा कि जो न्यूटन सर ने कहा था वो बात यहां भी काम कर रही है कि दो आवेशों का परिमाण कम ज्यादा करने पर, आवेशों का मान कम ज्यादा करने पर बल का मान भी कम ज्यादा होता है। आवेश का परिमाण बढ़ाने पर उनके बीच में लगने वाला बल भी बढ़ता है, और आवेश का परिमाण कम करने पर उनके बीच में लगने वाला बल भी कम होता है। और किस प्रकार से निर्भर करता है? जिस प्रकार से उधर न्यूटन जी का गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर कर रहा था, उसी प्रकार इस कूलाम भाई साहब का ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी निर्भर करता है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। फिर उन्होंने कहा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक चीज पे निर्भर और कर रहा था, दूरी पे। आप द्रव्यमान के बीच की दूरी कम करते हो, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, दूरी बढ़ाते हो, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। अब किस प्रकार से निर्भर कर रहा था? उन्होंने कहा ये ग्रेविटेशनल फोर्स दूरी के वर्ग के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कि यही फीलिंग किनको मिली? कूलाम को। किन के मध्य? आवेशों के मध्य लगने वाले बल के मध्य। उन्होंने देखा दो आवेशों के बीच की दूरी कम, तो उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल ज्यादा, ज्यादा, ठीक है। और दो आवेशों के बीच की दूरी ज्यादा, तो लगने वाला बल क्या? कम। ये कि ये फीलिंग इधर कूलाम साहब को महसूस हुई। तो इन्होंने भी कहा कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले, वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू व्युत्क्रमानुपाती। यहां तक दोनों का सेम लो था, दोनों का नियम सेम था। उधर पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का गुण द्रव्यमान लिया न्यूटन जी ने, और कूलाम साहब ने क्या लिया? आवेश। उन्होंने कहा दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला फोर्स इस प्रकार से इन पे निर्भर करता है, और कूलाम ने भी कहा जैसा उन्होंने बता रखा है वैसे ही यहाँ आवेशों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल निर्भर कर रहा है। यहां तक दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन अच्छा रहा, दोनों की अच्छी बनी, कूलाम के और न्यूटन के। बस आगे चल के बात बिगड़ गई दोनों के बीच में, ज्यादा लंबा नहीं चला इनका कॉम्बिनेशन, आगे चल के बिगड़ गया। इन दोनों को एक साथ रखा, इन्होंने भी रखा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R², और ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू M1 N2 और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R²। ओके, यहां जानते हो आप इस चिन्ह को हटाने के लिए, समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए आप लोग एक कांस्टेंट लेते हो, ओके, और फिर इक्वल का चिन्ह लगा देते हो। तो यहां कांस्टेंट लिया गया कूलाम के द्वारा स्मॉल k, और यहां कांस्टेंट लिया गया
न्यूटन के द्वारा, कैपिटल जी। बस मामला यहीं आके बिगड़ गया था। वो कैसे? कूलाम ने क्या कहा, यह विद्युत बल आवेश और दूरी पे निर्भर नहीं करता, किसी तीसरी चीज पे और निर्भर करता। वो पद्धति नहीं, वैसे एसआई पद्धति, एमकेएस पद्धति पे तो वो भी करता है, क्योंकि उसका एसआई पद्धति में अलग होगा, एमकेएस में अलग होगा, वो सीजीएस में अलग होगा, इधर भी सीजीएस और एमकेएस में मान अलग होंगे। पद्धति की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा और भी है। इन्होंने कहा कि आवेश और दूरी पे निर्भर नहीं करता, एक चीज पे और भी निर्भर करता है, जो वहां निर्भर नहीं करता, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। वो किस चीज पे? वो था, उदाहरण दूं मैं, आप छत से किसी पत्थर को नीचे फेंको या खुद कूद जाओ, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। किसी पत्थर को नीचे फेंको और नीचे पत्थर द्रव्यमान है, पृथ्वी द्रव्यमान है, ठीक है। छोड़ोगे तो पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा अपनी ओर खींचेगी, आकर्षण का बल लगा के बहुत तेज गति से आएगा, उसके वेग में वृद्धि होगी, त्वरित गति होगी उसकी। और अब आप क्या करो, अब आप उस पत्थर और पृथ्वी के बीच में है ना, बीच में, क्योंकि पहले जब आपने छोड़ा ना तब उन दोनों के बीच में कोई नहीं था। कौन था फिर? हवा, निर्वात, मेरे कहने का मतलब यहां। लेकिन अब आप उन दोनों के बीच में कुछ लगा दो, जैसे कोई प्लास्टिक, कागज, लकड़ी, कोई पर्दा, कपड़ा, कुछ भी, कोई माध्यम लगा दो, मेरे कहने का कोई माध्यम लगा दो, ठीक है। और अब आप उस पत्थर को छोड़ो, मेरे को ऐसे बताओ, क्या वो पत्थर अब ऐसे धीरे 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 आएगा या उसके वेग में पहले की तुलना में कुछ चेंजिंग होगी? आपने कहा ना सर, जितनी स्पीड से ये पहले से गिरा था ना जब हवा थी, उतनी स्पीड से ये अब आ रहा है, चाहे आप बीच में कुछ भी डालो, बीच का माध्यम आप कुछ भी चेंज करो, दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित नहीं होता, ये न्यूटन जी ने कहा। इसलिए न्यूटन साहब ने इस ग्रेविटेशनल फोर्स की निर्भरता दो पे ही बताई, द्रव्यमान और दूरी पे। इस नियतांक में कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, ये नियतांक है, नियतांक है। लेकिन कूलाम ने कहा कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो आवेश और दूरी के साथ साथ एक चीज पे और डिपेंड करता है। प्रैक्टिकल करके देख सकते हो आप लोग, वो कौन सी है? इन्होंने कहा ये दो आवेश है, ठीक है। दोनों आवेशों को आप लोग नजदीक लाते हो, ये बल लगा रहे एक दूसरे के ऊपर, चाहे आप आवेश ले लो चाहे चुंबक ले लो, व्यवहार दोनों का सेम, बल लगाने के आधार पे, तो ठीक है। ये दोनों आवेश है, दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं, या दो चुंबक है, दोनों चुंबक एक दूसरे के ऊपर बल लगा रही है, ठीक है। अभी फिलहाल क्या है? प्रारंभ में हवा है, निर्वात है, दोनों के बीच में, ओके। अब मैंने क्या किया? बीच में दीवार खड़ी कर दी, किसकी? कोई कागज की, लकड़ी की, प्लास्टिक की, रबड़ की, कांच की, कुछ भी XYZ कोई मीडियम डाल दो दोनों के बीच में, दोनों चुंबकों या दोनों आवेशों के बीच में। आप क्या देखोगे? एक्सपीरियंस आपका चुंबक के लिए, आप क्या देखोगे? पहले हवा थी तब चुंबक एक दूसरे को तेजी से आकर्षित कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे, लेकिन जैसे आपने कुछ डाला उनके बीच में लगने वाला बल कम हो गया, उनके बीच में लगने वाला बल कम हो गया। उसी प्रकार दो आवेशों के बीच में भी यदि कुछ डाल देते हैं तो कूलाम ने कहा उनके बीच में लगने वाले विद्युत बल का मान कम हो जाता है। इसका मतलब दो आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल जो है वो इन दो के साथ साथ एक तीसरी चीज पर और निर्भर करता है, और वो है आवेशों के बीच का माध्यम, आवेशों के बीच का माध्यम। इसीलिए कूलाम साहब ने इसके नियतांक के अंदर माध्यम को फिट कर दिया। के का जो फॉर्मूला इन्होंने दिया स्मॉल के का, उसमें माध्यम को फिट कर दिया। और इस के को अपन कूलाम नियतांक, विद्युत नियतांक, इसको कहते हैं अपन लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक। चलो इसकी चर्चा 11th में की थी, यहीं तक ही इसका साथ काफी था न्यूटन जी का। अब अपन यहाँ कूलाम नियम की चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो के आया, इसको स्मॉल के, बेटा स्मॉल लेते हैं, कैपिटल के भी आएगा तो स्मॉल ध्यान में रखना। इसको कहते हैं अपन लोग कूलाम नियतांक, कूलाम, या इसको कहते हैं विद्युत नियतांक, विद्युत नियतांक। अच्छा बेटा, कूलाम साहब ने ये जो नियम दिया आवेशों के लिए तो दिया, लेकिन उस वक्त भी एक कंडीशन उन्होंने डाली थी। वो क्या? ये जो आवेश है ये आवेश रेस्ट वाली पोजीशन में है, स्थिर अवस्था में है, तो कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। साथ में ये आवेश बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज लिए, कूलाम ने बहुत बड़ा चार्ज की मात्रा नहीं ली, पॉइंट चार्ज के लिए ये दी। और उस वक्त जब ये अपना नियम दे रहे थे, उस वक्त दोनों आवेशों के बीच में इन्होंने मीडियम किसको माना? फ्री स्पेस को, निर्वात को, हवा को माना।
ठीक है, तो याद रखना कूलाम का नियम जो है वो दो बिंदुवत स्थिर आवेशों के लिए काम करता है, और दो कूलाम के नियमानुसार दो बिंदुवत स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको नियम याद रखना है, और इसका फॉर्मूला ये, और के यहाँ पे कूलाम नियतांक या समानुपाती नियतांक या विद्युत नियतांक कहलाता है। तो ये 2 पॉइंट चार्ज है और स्थिर आवेश है, दोनों के बीच की दूरी अपन मान लेते हैं कितनी है, r। तो इन दोनों के मध्य लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स का मान ये होगा Fe बराबर स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन r²। अब इस स्मॉल के का मान कितना है, क्योंकि हर नियतांक का मान वैज्ञानिकों के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। स्मॉल के का मान भी इन्होंने दिया, स्मॉल के का मान इन्होंने दिया 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9। इस के का मात्रक बनाओ क्या, क्योंकि मात्रक बनता है फॉर्मूले से, यहां से तो बना के देख लो। अपन याद रखना जिसका भी समीकरण में जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज का आप लोग मात्रक वीमा बनाना चाहते हो उसको अकेला छोड़ दो समीकरण में, उसके साथ जो भी है जोड़ बाकी गुणा भाग में पक्षांतरण के द्वारा दूसरे पक्ष में उनको ले जाते हैं, ठीक है। तो यहां मैं इस के को अलग छोड़ रहा हूं और इसका मैं मात्रक बनाने जा रहा हूं, देखना बेटा। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, आप लोग सारे इधर गौर करके देखना। वो भी कौन सी पद्धति में बना रहा हूं मैं, इसमें SI पद्धति में, MKS पद्धति में। तो K है r² बटे में है, इधर जाके ऊपर हो जाएगा गुणा में, Q1 Q2 बटे में चला जाएगा। तो K का फॉर्मूला बनाना है तभी तो इसका मात्रक बनेगा। K का फॉर्मूला बन गया स्मॉल k बराबर क्या, Fe इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू r² Q1 और Q2। अब बेटा जी इनके मात्रक आप सब जानते हो कि नहीं जानते, तो बनाओ, लिखो इनके मात्रक क्या है। तो स्मॉल के बराबर Fe बल का SI या MKS मात्रक न्यूटन, बहुत बड़ा नाम था ये, अपने जमाने का राज भी इसका दबदबा है साइंस की फिजिक्स में, इनटू मीटर का स्क्वायर और अपॉन Q1 Q2, ये दूरी का तो मीटर हो गया ना, 2 बार स्क्वायर कर दिया, आवेश का कूलाम 2 बार आ रहा है कूलाम का स्क्वायर, तो ये होता है के का SI पद्धति या MKS पद्धति में मात्रक है, SI पद्धति में मात्रक है ये, ठीक है। तो यहां के का मान मात्रक सहित रख रहा हूं मैं, मात्रक सहित। मान तो होता है 9 × 10 की पावर 9, कूलाम ने बताया था ये इस नियतांक का मान, और मात्रक है ये न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर और बटे में कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो ये SI पद्धति में कूलाम नियतांक या विद्युत नियतांक का मान है, SI पद्धति में मान, SI पद्धति में मान है। आपसे पूछा जाए कि कूलाम नियतांक का मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात कीजिए, कौन सी पद्धति में ज्ञात कीजिए, सीजीएस पद्धति में। तो बेटा जी सीजीएस पद्धति में तो बदलना आपको अच्छी तरह से आता होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। आपको करना क्या है, न्यूटन का मान सीजीएस में कितना होता है, तो पहले तो ऐसे बताओ बल का सीजीएस में मात्रक क्या होता है, सब जानते हो, डाइन, ठीक है ना, कौन सी डाइन जानते हो ये भी। और मीटर SI में है, सीजीएस में अपन लोग लेंथ का क्या लेते हैं, सेंटीमीटर। कूलाम का SI में क्या होता है, तो जस्ट चलो पीछे थोड़े दिन ही हुए बताए, अभी 1-2 दिन ही हुई है, ठीक है। तो सीजीएस में कुल आवेश का मात्रक क्या था, स्टेट कूलाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या उसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। और इन सब के बीच का आपको रिलेशन भी आना चाहिए बेटा, रिलेशन। तो मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन 1 न्यूटन। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, सब जानते हो, 100 सेंटीमीटर। 1 कूलाम में कितना ESU, कल परसों बताया था, 3 × 10⁹ ESU। ये सारे मान उठा के रख दो यहां पे, तो रखते हैं यहां पे, देखना ये सारे के सारे मान। तो स्मॉल के का जो मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूं वो सीजीएस पद्धति में निकालने जा रहा हूं, ठीक है। वैसे आपको बुक में नहीं मिलेगा ये मान, लेकिन फिर भी आना तो चाहिए बेटा नॉलेज के लिए। तो 9 × 10 की पावर 9 इनटू, अब न्यूटन की जगह आप सीजीएस वाला मान रख दीजिए 10 की पावर 8 और डाइन, और इनटू मीटर है, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहां तो मीटर का स्क्वायर है तो आप भी इसका स्क्वायर कर देना, ओके। बटे में कूलाम की जगह आप रख दो 3 × 10 की पावर 9 ESU और इसका भी स्क्वायर कर दो, कूलाम का स्क्वायर हो रहा है।
सोल्व करो बेटा इसको, कितना आ रहा है सोल्व करने से। तो स्मॉल के की जो वैल्यू है वो आई 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 5, और ये डाइन इंटू 100 का स्क्वायर होता है 10 की घात 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 10 की घात 9 का स्क्वायर 18, और ESU या फ्रैंकलिन का भी स्क्वायर कर दिया। अब संख्या बेटा कट गई है तो सारी की सारी 9 से 9 कट गया, 10 की घात 9 और 5 14 और 4 18, ऊपर 10 की घात 18 नीचे 10 की घात 18 कट गई। के का मान कितना है रे सीजीएस में 1, के का मान, और मात्रक लिख दो क्या, डाइन और इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ESU और फ्रैंकलिन का स्क्वायर। तो याद रखना बेटा जी सीजीएस पद्धति में कूलाम नियतांक का मान कितना होता है, 1। कितना होता है सीजीएस पद्धति में कूलाम नियतांक का मान 1, और एमकेएस पद्धति एसआई पद्धति में कूलाम नियतांक का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो ये कूलाम का नियम है। ठीक है, फटाफट 1 मिनट 2 मिनट में इसको रफली फटाफट खींच दो बेटा, फिर आगे इसकी चर्चा कर सकते हो। चलो बेटा कर लिया हो तो देखो इससे आगे। अब कूलाम नियम समझ गए अपन लोग क्या होता है, बल को बताता है कूलाम का नियम। इस बल का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला आ गया, उस फॉर्मूले में एक नियतांक आया, उस नियतांक का एमकेएस एसआई पद्धति में मात्रक बना दिया अपन ने, सीजीएस पद्धति में मात्रक और मान निकाल लिया। लेकिन इस कूलाम ने है ना, इस कूलाम ने इस के का फॉर्मूला क्या रखा, इस के का मान आया इसमें। तो बेटा ये याद रखना कि कूलाम साहब ने इस स्मॉल के कूलाम नियतांक विद्युत नियतांक का फॉर्मूला दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन कहते हैं इसको, एप्सिलॉन। ये जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। ये है, अभी बताता हूं क्या है ये एप्सिलॉन, किस चीज को बता रहा है। के का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। कब? जब दोनों आवेशों के बीच में निर्वात है, हवा है, फ्री स्पेस है। ठीक है, उस कंडीशन में के का फॉर्मूला है। यहां ये कौन आ गया, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इस चीज को समझना बेटा। तो इधर देखना भी समझाते हैं अपन लोग। एप्सिलॉन नॉट को अपन कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और इंग्लिश में कहते हैं इसको परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी मतलब समझाता हूं मैं, है क्या ये। इस एप्सिलॉन नॉट का निर्वात के लिए मान जो होता है वो है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये एप्सिलॉन नॉट का मान है। किसने दिया? मैंने ना, मैंने नहीं दिया भाई, झूठ नहीं बोलूंगा, ये दिया कूलाम भाई साहब ने। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो बेटा जी अभी के का मात्रक बनाया था ना आप लोगों ने,
क्या याद है या भूल गए? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और अपॉन कूलम स्क्वायर, के का मात्रक था ये। तो आपके यदि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए तो 4 पाई तो संख्या है, संख्या का कभी मात्रक हुआ नहीं करता। आप एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहते हो तो इसको इधर ले लो, के को इधर ले लो। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए तो 1 अपॉन के, मतलब जो के का मात्रक उसका उल्टा कर दो, वो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है कि नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा? जो के का मात्रक उसका उल्टा कर दो, क्योंकि 1 अपॉन के का मात्रक रखोगे तो वो उलट जाएगा। तो के का मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, इसको उलट दो, वो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अभी तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं विद्युतशीलता। दोनों का मतलब मैं आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलम भाई साहब ने इतना बताया, ठीक है। और ये मात्रक ए का उल्टा करना है। ये तो है जब दोनों आवेशों के बीच का माध्यम हवा हो, फ्री स्पेस हो, तब के का मान। और जब दोनों आवेशों के बीच में, अच्छा चलो बल का फॉर्मूला क्या बना वैसे? अच्छा फॉर्मूला बल का, तो बल का यहां फॉर्मूला बना जब दोनों आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी r, दोनों के बीच में निर्वात किसे कहते हो जानते हो? वैसे निर्वात और हवा में फर्क तो है लेकिन बहुत कम है। तो कभी कभी अपन न्यूमेरिकल्स में हवा बोल दे तब भी निर्वात के लिए अपन उसको मान के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और निर्वात बोल दे तो चलेगा ही वैसे की वैसे, ठीक है। टेम्परेचर बेटा थोड़ा हाई है, बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे आज, कोई बात नहीं है, मेहनत करोगे तो पसीने तो आएंगे ना। तो अब देखो बेटा सामने, जब निर्वात है, दूरी r है, उस कंडीशन में लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या है? k। तो इस k का मान बेटा निर्वात में ये रखना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आगे रखना आपको Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। जब निर्वात है उस कंडीशन में लगने वाला बल, तो आप बल के भी नीचे बेटा नोट का चिन्ह लगा सकते हो, जीरो, जिसको एप्सिलॉन नॉट, ये भी निर्वात की विद्युतशीलता बता रहा है। लेकिन जब दो आवेश Q1 और Q2 के बीच में निर्वात नहीं, कोई माध्यम आ जाए, कोई मीडियम आ जाए, माध्यम कांच, पानी, कुछ भी डाल दो, ठीक है ना, लकड़ी, प्लास्टिक, कपड़ा, कुछ भी हो, माध्यम हो कुछ ना कुछ तो, ठीक है। उस कंडीशन में माध्यम मीडियम की उपस्थिति में, एम का मतलब मीडियम की उपस्थिति में लगने वाला फोर्स कितना हो जाता है? 1 अपॉन इस के का मान क्या होगा उस कंडीशन में बेटा? तो इस के का मान, क्योंकि फॉर्मूला अपना क्या है? कूलम का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मान होता है स्मॉल k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। बस बीच का माध्यम बदलने पर k का मान बदलता है। मैंने कहा आप लोगों को कि उस माध्यम को कहां बिठाया गया है? k में, और वो माध्यम को बताने वाला है एप्सिलॉन। निर्वात हो तो एप्सिलॉन नॉट, और जब माध्यम हो तब लेते हैं 4 पाई, केवल एप्सिलॉन, केवल माध्यम के लिए केवल एप्सिलॉन, और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो बेटा माध्यम की उपस्थिति में जब दो आवेश r दूरी पे मौजूद हो, उस और दोनों के बीच में कोई माध्यम हो, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इतना होता है, और जब निर्वात हो तो इतना होता है। फर्क केवल और केवल किसका पड़ रहा है? बीच के माध्यम का। यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए, और कुछ भी है तो एप्सिलॉन। अब समझाता हूं मैं कौन है ये विद्युतशीलता। एप्सिलॉन माध्यम को कैसे प्रदर्शित कर रहा है, इधर देखना बेटा। विद्युत आवेश, शीलता ठंडा करने का काम, समझ रहे हो ना? एग्जाम्पल समझना है, चाहे कैसा भी उदाहरण हो, समझना आना चाहिए। मैंने कहा दो आवेशों के बीच में, दो आवेश है, यही है भाई मेरे पास तो दो आवेश, और तो कुछ है नहीं, एक ये रहा और एक ये रहा। जब मौका पड़े तो काम में लेते हैं क्लास में, ठीक है। तो दो आवेश है, एक ये, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कैसे भी एज यू लाइक, आपको मानना है कुछ। लेकिन अब दोनों या तो विपरीत है तब तो आकर्षित करेंगे, और सजाती है तो प्रतिकर्षित करेंगे, लगाएंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या? बल लगाएंगे। दोनों एक दूसरे को देखते ही लाल पीले हो जाते हैं बल लगाने के लिए, बस ये इसको और ये इसको। तो बेटा मैंने कहा दोनों के बीच में निर्वात है,
सोचना बेटा। अब आ जाओ पॉइंट पे। दोनों के बीच में निर्वात है, और आप चुंबक मान के चल लो चाहे, वैसे क्योंकि आवेश वाला तो आपने प्रैक्टिकल किया नहीं होगा घर पे, लेकिन चुंबक वाला किया है। चुंबक मान लो, आवेश मान लो चाहे चुंबक। दोनों के बीच में हवा है, चुंबक तेजी से आकर्षित करती है या दूर भागती है, होता है ना ऐसे ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे, होता नहीं होता? ठीक है। अब दोनों के बीच में बेटा लकड़ी की दीवार खड़ी कर दो, कांच की दीवार खड़ी कर दो। आप खुद ही कहोगे सर अब दोनों के बीच में लगने वाला बल लगभग ही 0 हो गया या बहुत ही कम हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो बताओ उन दोनों के बीच में जो तनातनी हो रही थी, दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे थे, उस बल को उस मीडियम ने सोच लिया नहीं सोच लिया? सोख लिया, सोख लिया। कम कर दिया नहीं कर दिया? कर दिया। ठीक है। तो मैंने कहा विद्युतशीलता, ये एप्सिलॉन नॉट या ये विद्युतशीलता किसी भी माध्यम का वह गुण है। जब हवा थी दोनों के बीच में तो बल ज्यादा, जब बीच में मैंने कोई कागज रखा पतला सा तो बल थोड़ा कम, जब बीच में मैंने कांच रखा तो बल और कम हो गया, लकड़ी रखी और कम हो गया बल। ठीक है। तो ये जो बीच का माध्यम रख रहे हैं ना, ये बीच का माध्यम दोनों के बीच में लगने वाले बल को सोख रहा है, ठंडा कर रहा है, रन नहीं कर रहा। तो विद्युतशीलता क्या है? तो अपन इसका संधि विच्छेद करते हैं। आती है ना थोड़ी बहुत हिंदी, तो मेरे को भी आपको भी दोनों को थोड़ी बहुत ही आती जानी बेटा। विद्युतशीलता, विद्युत शब्द का मतलब होता है आवेश, मान के चलना है। शीलता का मतलब ठंडा कर देगा। तो माध्यम, विद्युतशीलता क्या है? विद्युतशीलता किसी भी माध्यम का वह गुण है, विद्युतशीलता किसी भी माध्यम का वह गुण है जिसके कारण वो माध्यम आवेशों का जो गुस्सा है ना एक दूसरे के ऊपर, उस गुस्से को ठंडा कर देता। कर देते नहीं कर देते? जब हवा है तो निर्वात है, तो उन दोनों आवेशों में गुस्सा बहुत ज्यादा, दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा बल लगा रहे हैं। बीच में कुछ कांच की प्लेट कुछ भी रख दी तो वो कांच की प्लेट, वो माध्यम उन दोनों के गुस्से को ठंडा कर देता, जिससे दोनों एक दूसरे के ऊपर बल कम लगाते हैं। तो अपने मन में आए जैसे परिभाषा बना लो विद्युतशीलता की। विद्युतशीलता किसी भी माध्यम का वह गुण है जिसके कारण वो माध्यम दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल को ठंडा कर देता है या दोनों आवेशों के गुस्से को ठंडा कर देता है। दूसरे से बोल दो, विद्युतशीलता किसी भी माध्यम का वह गुण है, किसी माध्यम का वह गुण है जो दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को सोख लेता है, कम कर देता है। ठीक है। और या परमिटिविटी, इस शब्द पे आओ। इंग्लिश में इसको परमिटिविटी क्यों कहते हैं? परमिटिविटी शब्द बना है परमिशन से। किससे मिला है? परमिशन से। मतलब माध्यम है ना, माध्यम दो आवेशों को परमिशन देता है बल लगाने की। निर्वात है ना, वो दोनों आवेशों को बल लगाने की पूरी परमिशन देता है 100%, कि जितना लगा सको उतना लगा लो। निर्वात तो हवा है, वो दोनों आवेशों को बल लगाने की थोड़ी सी कम देता है परमिशन निर्वात की तुलना में। कांच रख दिया, कागज रख दिया, लकड़ी रख दी, ये दोनों आवेशों को बल लगाने की परमिशन और भी कम देते हैं। ठीक है। तो इस आधार पर परमिटिविटी नाम रख दिया गया। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन है विद्युतशीलता है, निर्वात की हो तो एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम की विद्युतशीलता हो तो माध्यम की विद्युतशीलता को अपन लोग एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन से। तो ये है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। तो बेटा मैं तो इस विद्युतशीलता का मतलब समझा रहा हूं आपको, समझने की कोशिश करना। क्या है विद्युतशीलता? तो विद्युतशीलता किसी भी माध्यम का वह गुण है जो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को सोख लेता है या दो आवेशों के गुस्से को ठंडा कर देता है, और या दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की परमिशन देता है कि ज्यादा लगाओगे या कम लगाओगे। तो समझ गए शायद मेरे ख्याल से आप लोग विद्युतशीलता। ठीक है। तो ये है विद्युतशीलता। इसीलिए मैंने कहा ना आप लोगों को कि क्या ये जो बल है ये माध्यम पे निर्भर करता है और माध्यम को कूलॉम ने रख दिया। ठीक है। और जिसकी विद्युतशीलता, बताओ बेटा, जिसकी विद्युतशीलता ज्यादा होगी, मतलब जो आवेशों के गुस्से को ज्यादा से ज्यादा ठंडा करेगा, तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उतना ही क्या होगा? कम। जिसकी विद्युतशीलता, जिस माध्यम की विद्युतशीलता ज्यादा होगी, मतलब जो आवेशों के बीच में लगने वाले बल की परमिशन कम से कम देगा, तो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को ज्यादा से ज्यादा सोखेगा, तो आवेशों के बीच में लगने वाला बल अपने को कम से कम मिलेगा। इसीलिए इसको उठा के बटे में रखा, ना कि ऊपर रखा। ये भी याद रखना, बटे में क्यों रखा? क्योंकि ये एप्सिलॉन का मान जितना ज्यादा, बल का मान उतना ही कम।
समझ गए आप लोग? तो इसको कहते हैं बेटा विद्युतशीलता। तो ये डेफिनेशन तो बेटा सब लिखो हेडिंग डाल के, क्योंकि नोट्स में शायद मैंने नहीं लिखी होगी, भूल गया मैं, आप लिख लो विद्युतशीलता, केवल विद्युतशीलता। विद्युतशीलता की परिभाषा लिखो, केवल लिखो विद्युतशीलता। विद्युतशीलता आवेशों के मध्य, सॉरी एक मिनट इसको काटना। विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण है, विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण है जो आवेशों के मध्य लगने वाले बल, जो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ठंडा कर देता है। आवेशों के मध्य लगने वाले बल को सोख लेता है, ठंडा नहीं सोख लेता है। आवेशों के मध्य लगने वाले बल को सोख लेता है, अर्थात आवेशों के गुस्से को ठंडा कर देता है। आवेशों के गुस्से को ठंडा कर देता है, या आवेशों को बल लगाने की परमिशन देता है, या आवेशों को बल लगाने की परमिशन देता है। परमिशन देता है, ठीक है। तो निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात के द्वारा दी गई परमिशन को इससे दर्शाते हैं, इसकी फिक्स वैल्यू है, और मीडियम के द्वारा दी गई परमिशन को इससे दर्शाते हैं, इसकी फिक्स वैल्यू। ओके, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये दिया गया है। अच्छा, माध्यम आप कोई भी ले सकते हो, तो माध्यम की विद्युतशीलता अलग अलग होगी। आप कांच लोगे तो कांच के लिए एप्सिलॉन अलग है, पानी के लिए अलग है, रबड़ के लिए अलग है, ग्लिसरीन के लिए अलग है, धातु के लिए अलग है, तो एप्सिलॉन अलग अलग होगा। एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए ही है, इसलिए इसका मान फिक्स है। ओके, अब चलो आगे जाओ, आगे से आगे बात हो गई एप्सिलॉन की भी, और क्यों लिया एप्सिलॉन को, भी क्या जरूरत थी, सब कुछ आपको अच्छी तरह से मैंने समझा दिया। बस कूलाम का नियम अब लगभग अपने एंडिंग पे है, और फिर अब इससे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक चीज और आने वाली है अभी, वो और बाकी उसको और समझो। ये है निर्वात में लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल। निर्वात में बल, निर्वात में बल ये है दो आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाला बल, माध्यम में बल। अब बेटा जब मैं दोनों की तुलना करूं, इतना तो पता है निर्वात में बल का मान ज्यादा होता है और माध्यम की उपस्थिति में बल का मान क्या होता है, कम। लेकिन अब दोनों की तुलना करें, कितना कम होता है, कितना गुना कम होता है, कितना गुना ज्यादा होता है। तो चलो तुलना करते हैं बेटा, ठीक है। तुलना का मतलब भाग दो, तो मैं भाग दे रहा हूं निर्वात में लगने वाले बल बटा माध्यम में लगने वाला बल बराबर। इधर देखना, निर्वात में लगने वाला बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बटा माध्यम में लगने वाला बल है 1/4 पाई एप्सिलॉन और फिर है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा जी दोनों की तुलना कर रहा हूं, 1/4 पाई से 1/4 पाई कट गया, Q1 Q2 को Q1 Q2 ले गया, R स्क्वायर को R स्क्वायर ले गया, ऊपर बचा कौन, ऊपर एप्सिलॉन नॉट ना, एप्सिलॉन नॉट नहीं बचा, ऊपर बचा 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट, नीचे बचा 1/एप्सिलॉन, 1/एप्सिलॉन। अब बेटा जी ये 1/एप्सिलॉन तो जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट आएगा नीचे, तो F नॉट अपॉन Fm बराबर आया एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। अच्छा, मात्रक बच रहा है क्या यहाँ पे? कोई मात्रक नहीं बच रहा। बल का मात्रक बल से कैंसिल, विद्युतशीलता का मात्रक विद्युतशीलता से कैंसिल। अब इधर देखना बेटा, ये किस चीज को बता रहा है? ये बता रहा है माध्यम की विद्युतशीलता किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष।
तो निर्वात की विद्युशीलता के सापेक्ष माध्यम की विद्युशीलता, और सापेक्ष मतलब इस मान को कहेंगे अपन लोग आपेक्षिक विद्युशीलता। तो जब भी किसी माध्यम की विद्युशीलता निर्वात के सापेक्ष निकालता हूं तो जो मान मिलता है उसको कहते हैं आपेक्षिक विद्युशीलता या पराविद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो इस अनुपात को अपन किसी अन्य मान से दर्शाते हैं, उसको कहते हैं एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युशीलता। मैंने माध्यम की विद्युशीलता का मान निर्वात के सापेक्ष निकाला, इसलिए इसको मैं बोलूंगा सापेक्ष विद्युशीलता, आपेक्षिक विद्युशीलता, या इसको पराविद्युतांक भी बोलते हैं, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं अपन लोग, या इसको विशिष्ट पराविद्युतता भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम है एप्सिलॉन आर के। रिलेटिव परमिटिविटी एक तो है आपेक्षिक विद्युशीलता, एक इसको कहते हैं विशिष्ट पराविद्युतता, एक इसको अपन पराविद्युतांक भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम इसके, ठीक है। तो याद रखना, जब मैं निर्वात में लगने वाले बल, मैं माध्यम में लगने वाले बल का भाग देता हूं तो मेरे को ये मिलता है, और इसको पढ़ो तो इसको पढ़ोगे ना तो क्या बोलोगे आप लोग, निर्वात की माध्यम के सापेक्ष विद्युशीलता, मतलब किसी भी माध्यम की आपेक्षिक विद्युशीलता, और वो भी किसके आपेक्ष या किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष, ठीक है। तो अब मैंने यहां रखा F0 अपॉन Fm बराबर क्या मिला मेरे को, एप्सिलॉन आर। क्या मिला मेरे को, एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर क्या है बेटा, एप्सिलॉन आर कोई फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज तो वो होती है जिसका मात्रक होता है, इसका कोई मात्रक नहीं है बेटा, ये केवल एक संख्या है, एक मान है बेटा, समझ रहे हो आप, ये केवल एक संख्या, एक मान है। और ये मान कब मिला, जब दो फिजिकल क्वांटिटीज का मैंने अनुपात निकाला, सेम फिजिकल क्वांटिटीज का, तब ये मान मिला मेरे को, ठीक है। और ये मान बता रहा है एक का दूसरे के सापेक्ष मान, ठीक है, एक की दूसरे के साथ तुलना। मैं इस Fm को इधर ले जाता हूं तो क्या मिला मेरे को, Fm को इधर ले जाने पर F0 निर्वात में लगने वाला बल बराबर Fm और इंटू एप्सिलॉन आर। बना दो इसका भी सेंटेंस, और एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस बन गया बेटा। क्या बना, निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में लगने वाला बल माध्यम में लगने वाले बल का एप्सिलॉन आर गुना ज्यादा होता है, एप्सिलॉन आर गुना ज्यादा होता है कि नहीं होता। इसका मतलब निर्वात में बल ज्यादा लगता है, माध्यम में कम लगता है। माध्यम में कितना हिस्सा कम लगता है, एप्सिलॉन आर हिस्सा कम लगता है, इतना, ठीक है। और निर्वात में कितना गुना ज्यादा लगता है, एप्सिलॉन आर गुना ज्यादा लगता है। तो मेरे पास दो, एक तो नया फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है, इसको इसमें भी कन्वर्ट कर दिया, और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपना ये बना, ये वाला अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे मैं आगे ये बना सकता हूं, एप्सिलॉन का क्या, माध्यम की विद्युशीलता बराबर निर्वात की विद्युशीलता और गुणा आपेक्षिक विद्युशीलता या पराविद्युतांक, ठीक है, पराविद्युतांक। अच्छा, इस पराविद्युतांक को एप्सिलॉन आर से भी दर्शाते हैं, और कभी कभार इसको अपन लोग है ना कैपिटल के से भी दर्शाते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना कैपिटल के आने वाला, कैपिटल के से भी दर्शाते हैं इसको, ठीक है ना। तो अपन कभी कभी तो, वैसे तो रिलेटिव परमिटिविटी अधिकतर एप्सिलॉन आर से मिलेंगे आपको, न्यूमेरिकल टॉपिक है, लेकिन कभी कभार मिल जाता है कैपिटल के से भी इसको दर्शाने का मौका, ठीक है। तो क्या है कैपिटल के, आपेक्षिक विद्युशीलता, माध्यम की विद्युशीलता की तुलना निर्वात के सापेक्ष करो, बस उसको आपेक्षिक विद्युशीलता कहते हैं अपन लोग, ठीक है। और किसी माध्यम की विद्युशीलता ये, तो बेटा माध्यम में लगने वाले फोर्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, माध्यम में लगने वाला फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह ये रख दूंगा मैं, क्या, एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर रख देंगे। और आगे क्या, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो किसी माध्यम में लगने वाला बल ऐसे भी दर्शा सकते हो, ये निर्वात में लगने वाला बल, ये माध्यम में लगने वाला बल, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी और ये भी। तो समझे, यहाँ पे एक नई चीज और आ गई अपने पास, एप्सिलॉन आर। इसको कहते हैं पराविद्युतांक, इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युशीलता। ओके, कोई मात्रक नहीं इसका, कोई भी मान नहीं इसका,
ठीक है। सभी पदार्थों के लिए एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग होता है और इसकी टेबल सारणी आपको बुक में दे रखी है। याद रखना, मैं एक दो मान बता देता हूं एप्सिलॉन आर के जो अपने काम में आते हैं। क्या? हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, लगभग 1। निर्वात के लिए भी 1 लेते हैं लोग एप्सिलॉन आर का मान। और एप्सिलॉन आर का मान जो धातु है उसके लिए अनंत होता है। कितना होता है बेटा? अनंत। ठीक है, तो आज ये अपना कूलाम का नियम, और इस कूलाम के नियम के अगले वीडियो में आप लोगों को बेटा मिलेंगे न्यूमेरिकल से। और साथ में अगले वीडियो में एक बहुत बड़ी चीज जो मैंने 11th में पढ़ाया भी था और उस वक्त बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा था बेटा ये का ये टॉपिक 12th में हूबहू मिलेगा, हूबहू। और वो कौन सा बता दूं मैं आपको? कूलाम का नियम सेम न्यूटन के नियम से स्टार्ट हुआ था। तो उसी प्रकार न्यूटन के नियम, मतलब न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम था उसको आपने बेटा सदिश रूप में प्रदर्शित किया था कि नहीं किया था? याद हो तो किया था पढ़ने, क्योंकि याद रख लेना फिजिक्स में जो भी भौतिक राशि सदिश है उसको सदिश रूप में रिप्रेजेंट करना ही करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ ये बल निकाल रहे अपन कूलाम के द्वारा, तो कूलाम के नियम को भी बेटा अपन लोग सदिश रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो ये अगले वीडियो में करेंगे। चलो मैं एक न्यूमेरिकल इसका करवा देता हूँ, बहुत इजी है। ठीक है, आप लोग फटाफट एक बार इसको रफली देख लो फटाफट, फिर मैं रिवाइज करवाऊंगा इसका। चलो कर लियो तो देखो फटाफट एक छोटा सा न्यूमेरिकल, और फिर कल का जो अगला लेक्चर होगा वो टोटल ही न्यूमेरिकल्स का है, क्योंकि अब पूरे न्यूमेरिकल्स कूलाम्स लॉ पर ही आधारित है सारे के सारे। तभी मैं आपको कह रहा था बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और बड़ा जम के लाइक और कमेंट होगा करो, जम, जिससे आगे से आगे अपने वीडियो जाएगा। देखो सामने एक न्यूमेरिकल है, तो चार्ज है Q1, अच्छा चार्ज है ना, चार्ज है बस, हम इनके बारे में कुछ नहीं दिया ना। ओके, बीच की डिस्टेंस इसने दिया 3 मीटर, बीच की डिस्टेंस है 3 मीटर, और ऐसे कह रहा है दोनों चार्ज समान नेचर के और समान मैग्नीट्यूड के, दोनों के परिमाण समान है, दोनों की प्रकृति समान है, और दोनों की प्रकृति समान है। तो कौन सा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। वो प्रतिकर्षण बल का मान है 1.6 न्यूटन। इसने बोला है, खुद ने चला के बोला है कि लगने वाले बल का मान है 1.6 न्यूटन, और दोनों के बीच में कुछ भी ना बोले तो आपको निर्वात मान के ही सोल्व करना है, ये याद रखना। यदि माध्यम बोले तो खुद देगा एप्सिलॉन आर का मान, ना बोले तो आपको निर्वात मान के न्यूमेरिकल सोल्व कर देना है। ठीक है, फटाफट। तो यहां करते हैं अपन लोग। फॉर्मूला अपना क्या है? फॉर्मूला अपना है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्वेश्चन वाले ने कहा है दोनों आवेश परिमाण में बराबर और प्रकृति भी समान है, तो मान लिया दोनों के दोनों आवेश का मान है कितना बेटा? क्यों मान लेते हैं अपन लोग। आपसे पूछ रहा है बताओ प्रत्येक आवेश का मान कितना है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रत्येक आवेश का मान पूछ रहा है, बल दिया है, आवेश का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो बल का मान दे दिया, डिस्टेंस का मान दे दिया, के का मान बताने की जरूरत है क्या? नहीं है। मेरे ख्याल से अभी लिखवाया था 9 × 10⁹ जब दोनों आवेशों के बीच में क्या है? निर्वात है। और नहीं बोले तो निर्वात मान के ही सोल्व करना आपको। ठीक है, तो यहाँ F का मान, अच्छा आवेश का मान पूछ रहा है, सारे मान रख दो आप। F का मान है 1.6, K का मान 9 × 10⁹, Q1 भी क्यों मान रहा हूं मैं, Q2 भी क्यों मान रहा हूं, और मैं नहीं मान रहा, खुद चला के बोला है क्वेश्चन वाले ने कि दोनों आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में भी समान है, तो मैंने बराबर मान ली। ओके, तो क्यों और क्यों, तो क्यों का स्क्वायर अपॉन R, डिस्टेंस है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट गया बेटा, कटा कि नहीं कटा? ओके, अब आप लोग इनको इधर ले जाओ। ठीक है, अपने को क्यों स्क्वायर का मान चाहिए, तो इधर देखना 10⁹ 9 बच रहा है केवल, इधर ले जाओ तो 1.6 × 10⁻9 बटे में जाएगा, और अपॉन वो सामने आ गया क्यू स्क्वायर। पॉइंट उठाओ तो एक अंक छोड़ के पॉइंट थी,
जैसे ही मैंने ये पॉइंट हटाई तो पॉइंट को हटाते ही नीचे एक जीरो बढ़ गई, तो 10 की घात होगी 10। और बेटा अपने को तो अब प्रत्येक आवेश का मान पूछ रहा है बेटा, दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लेना आप लोगों को। तो दोनों पक्षों का अंडर रूट, 16 का अंडर रूट आ गया बेटा 4, 10 की पावर 10 का अंडर रूट आ गया बेटा 10 की पावर 5, और सामने आ गया बेटा क्यू। ओके, अब आपका आंसर है, ये बुक का पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये और बता देता हूं मैं आप लोगों को। माइक्रो में दे रखा है, अब बताओ माइक्रो का मान कितना होता है? आवेश है तो मात्रक कूलम ही आएगा, लास्ट में मात्रक लिख देना आप लोग। आपको माइक्रो का मान बताना है 10 की घात -6, ठीक है। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 की घात -5 ही बनेगा, ये लेके देख लो, 4 गुना 10 की घात -5 कूलम, और ये आवेश। लेकिन इसमें आपको आंसर नहीं दे रखा, मैं इसको माइक्रो बनाना चाहता हूं, बना सकता हूं, 1 10 की घात माइनस और चाहिए मेरे को, ठीक है। तो मैंने ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया, ठीक है, ऊपर नीचे 10 से गुणा किया तो 4 इंटू 10 की पावर -5 गुणा 10 और अपॉन 10, इस 10 को तो 4 को दे दिया, 40 हो गया ये तो 40, ठीक है 40, और ये 10 की घात 1 ऊपर गई तो माइनस में, तो गुणा 10 की घात -6 और कूलम, और ये क्यू। 10 की घात -6 को आप क्या कहते हो बेटा? माइक्रो। तो क्यू का मान कितना आ गया? प्रत्येक आवेश का मान आ गया 40 माइक्रो कूलम। ये आपका छोटा सा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत इजीली आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में अपन लोग जम के कूलम के नियम के जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे। यदि आपके पास घर पे बुक है, कोई भी ऐसी हेल्प सामग्री हो एसपी वगैरह, तो बेटा उनसे आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। मेरा वेट कम से कम किया करो कि सर न्यूमेरिकल करवाए तभी अपन करें। यदि मैंने वो टॉपिक पढ़ा दिया, वो कंसेप्ट आपको समझा दिया, और मैं अगले वीडियो में अगले दिन समझाना चाहता हूं, आपके वो कंसेप्ट समझ में आ गया, आपके पास टाइम है, उठाओ किताब और करो उसके 1-2 न्यूमेरिकल। आते हैं तो गलत होंगे, हो जाने, कोई दिक्कत नहीं है, करो तो सही आप, ठीक है। तो बेटा ओके, थैंक्स, और कल मिलते हैं।